हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आ गए भाई सब, लाल बाल गोपाल। लास्ट में देखो कहाँ तक पढ़ा था हमने। पॉइंट नंबर 13 हो गया था, प्रॉफिट फॉरगोन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। आज हम उसके बाद की कहानी को पढ़ेंगे। चलिए तो लिखना शुरू करिए आज की कहानी को। पॉइंट नंबर 13 के बाद आज की कहानी हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 14 से। हाउ टू कैलकुलेट बोनस आवर्स and overtime hours. How to calculate बोनस आवर्स एंड ओवरटाइम आवर्स। आज की कहानी पॉइंट नंबर 14 से शुरू कर रहे हैं। बस इसके बाद में दो पॉइंट और लिखने हैं, फिर हम बुक के क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। लिखिएगा, इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिखिएगा और एग्जाम्पल में एक टेबल बना के दे देता हूं मैं आपको। एक टेबल बना देता हूं और ये टेबल आपको कॉपी करनी है। देखो, पहला जो है वो लिखना पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर लिखना वर्कर ए, यहाँ लिखना वर्कर बी। सबसे पहले आपको लिखना है इसके अंदर नॉर्मल टाइम पर वीक। एक वीक में कितने घंटे काम करना है। 48 आवर्स। फिर लिखना एक्चुअल टाइम वर्कड 60 आवर्स और 56 आवर्स। और फिर मैंने बोला स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट 65 आवर्स एंड 50 आवर्स। एक टेबल दी है मैंने आपको और आपको मैंने बोला है भाई आप क्या बताइए, बोनस आवर्स बताइए और ओवर टाइम आवर्स बताइए। भाई बोनस किसको मिलेगा और ओवर टाइम किसको मिलेगा, ये हमको डिसाइड करना है। अब देखो पहले समझते हैं नॉर्मल टाइम किसको बोलते हैं, एक्चुअल टाइम किसको बोलते हैं और स्टैंडर्ड टाइम किसको बोलते हैं। देखो, एक बैंक का एम्प्लॉय है, मान लीजिए बैंक का एम्प्लॉय है। मैंने बोला तेरे को 8 घंटे ड्यूटी देनी है और उसने अपनी ड्यूटी 10 घंटे तक दी। तो बताओ इस बैंक एम्प्लॉय को ओवर टाइम मिलना चाहिए या बोनस मिलना चाहिए। ड्यूटी थी 8 घंटे की, उसने ड्यूटी निभा दी 10 घंटे की। काम किया कि नहीं किया वो अलग मैटर है, बस मैं बोल रहा हूँ ड्यूटी निभाई है भाई। 8 घंटे की ड्यूटी थी, 10 घंटे की निभा दी, तो 2 घंटे ज़्यादा निभाई है, इसलिए इसको मिलेगा ओवर टाइम। ओवर टाइम मिलेगा। तो ड्यूटी ज़्यादा करना क्या होता है, ओवर टाइम होता है। ओके, अगर मैं दूसरा केस बताऊं, मैंने बोला भाई बैंक वाले तेरे को बैंक अकाउंट खोलने, तेरे को 100 बैंक अकाउंट खोलने और वो खोलने हैं तेरे को 12 घंटे में। इसने 100 बैंक अकाउंट खोल दिए 9 ही घंटे में खोल दिए। एक 100 बैंक अकाउंट खोलने थे इसको अलग अलग कस्टमर्स के, 12 घंटे हमने टाइम दिया था स्टैंडर्ड टाइम।
लेकिन उसने ये सारा काम 9 घंटे में ही कर दिया। तो बताओ इस केस में उसको बोनस दोगे या इसको ओवर टाइम दोगे? सर इस केस में हम उसको बोनस देंगे। तो बोनस कब दिया जाता है? जब उसकी एफिशिएंसी बढ़िया होती है, जितने समय में काम दिया जाए उस समय से कम समय में वो काम कर दे। और ओवर टाइम जब दिया जाता है जब वो ड्यूटी ज़्यादा देर तक निभा दे। तो नॉर्मल टाइम का जो मतलब था ना, नॉर्मल टाइम का मतलब है, देसी भाषा में लिख देता हूं, ऑफिस में ड्यूटी करनी चाहिए। नॉर्मल टाइम का मतलब है ऑफिस में इतने घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए थी। एक्चुअल टाइम का मतलब है ऑफिस में रहे, ऑफिस में ड्यूटी की, इतने घंटे की ड्यूटी कर दी। स्टैंडर्ड टाइम मतलब है जो काम दिया गया था, जो काम दिया गया था उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम, जो काम दिया गया था वो स्टैंडर्ड टाइम में पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ओके। अब मुझे बताना है वर्कर ए को ओवर टाइम मिलेगा या बोनस या दोनों? तो नीचे लिखिएगा इसके बोनस आवर्स, वर्कर ए के लिए एंड वर्कर बी के लिए। बोनस आवर्स निकालते हैं पहले। बोनस किसको मिलना चाहिए देखो जरा, वर्कर ए को देखते हैं। 65 घंटे का काम इस भाई साहब ने 60 घंटे में ही कर दिया, तो इसको 5 घंटे का बोनस मिलना चाहिए। तो मैंने बोला भैया 65 माइनस 60 इक्वल टू 5 घंटे का तेरे को क्या मिलना चाहिए? बोनस मिलना चाहिए। दूसरे वाले को देखते हैं। 50 घंटे का काम 56 घंटे में किया। मैंने कहा यार तूने तो ज्यादा समय ले लिया, तेरे को कोई बोनस नहीं मिलना चाहिए। 50 माइनस 56 इक्वल टू खत्म, नो बोनस, नो बोनस आर्स। नो बोनस आर्स। तो बोनस आवर्स का फॉर्मूला क्या बन गया है? बोनस आवर्स का बन गया है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अगर इन दोनों का गैप पॉजिटिव है तो हम देंगे इनको बोनस। दूसरा आता है हमारा ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम में हमने बोला देखो कि तुमको ड्यूटी 48 घंटे की ही करनी चाहिए थी, तुमने ड्यूटी 60 घंटे की कर दी, ज्यादा समय तक ऑफिस में रहे, 48 घंटे की ड्यूटी 56 की कर दी, तो ओवर टाइम दोनों को मिलेगा। तो हमने बोला लिख दो भाई, ओवर टाइम दोनों को मिलेगा। 60 घंटे की ड्यूटी करी, 48 घंटे की ही ड्यूटी करनी चाहिए थी, तेरे को 12 घंटे का ओवर टाइम मिलना चाहिए। दूसरे वाले ने 56 घंटे की ड्यूटी करी, 48 घंटे की ही ड्यूटी करनी चाहिए थी, तो 8 घंटे का ओवर टाइम मिलना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एक्चुअल टाइम माइनस नॉर्मल टाइम। अगर ये पॉजिटिव है तो हम उसको ओवर टाइम आवर्स देंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो हम कोई भी ओवर टाइम उसको नहीं देंगे। यहां तक लिखिएगा बोनस आवर्स की कैलकुलेशन और ओवर टाइम आवर्स की कैलकुलेशन। ओके चलिए जनाब, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट नंबर 14 के बाद पॉइंट नंबर 15।
ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर हमने ओवर टाइम दे दिया है तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसके अंदर लिखना एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 a worker is entitled for overtime at double rate of his wages including allowances। दूसरा लिखना नॉर्मल टाइम जो माना जाएगा पर वीक 48 घंटे से ज़्यादा अगर वो काम करेगा तो ओवर टाइम मिलेगा, और पर डे वो 9 घंटे से ज़्यादा अगर उसने काम किया है तो ओवर टाइम माना जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इधर लिखेंगे क्योज ऑफ ओवर टाइम और दूसरी साइड साथ में ट्रीटमेंट। क्योज ऑफ ओवर टाइम एंड ट्रीटमेंट। पहला स्पेसिफिक, ये थ्योरी का क्वेश्चन आएगा जो मैं अभी लिखवा रहा हूं ना आपको, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर ने जो खुद बोला हमको कि मेरा काम आप जल्दी करवा के दो, एक ही दिन में करवा के दो, इसलिए मैंने अपने वर्कर को रोक लिया, भाई तू रुक और ज़्यादा काम करके जा आज। तो हम बोलेंगे इसको कर दो इंक्लूडिंग इन जॉब कॉस्ट शीट। दूसरा रीजन जनरल प्रेशर, प्रेशर ऑफ वर्क। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम ही इतना ज़्यादा रहता है टू इंक्रीज आउटपुट दैट इज नॉर्मल इन नेचर। हम बोलेंगे इसका ट्रीटमेंट है चार्ज टू जॉब कॉस्ट शीट, चार्ज टू जॉब कॉस्ट शीट ऑन सम सुटेबल बेसिस। थर्ड वन अब नॉर्मल रीजन। अब नॉर्मल रीजन से लगा है चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। बस 2 पॉइंट और लिखने हैं हमको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे, बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पे।
हाँ मोहित, हाँ मोहित समझा रहा हूँ। देखो बात कुछ ऐसी है कि ये आपकी दुकान है, आप बनाते हैं फर्नीचर। एक आदमी आपके पास आया और वो बोलता है यार मेरे लिए एक टेबल बना के दो, मेरी लड़की की शादी है और टेबल आज ही देनी है मेरे को। और हमारे वर्कर जो है वो एक दिन में 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, 8 घंटे के बाद अगर उसको पेमेंट कर दें तो ओवर टाइम का पेमेंट हमको करना पड़ता है। और वो टेबल बनेगी 10 घंटे में और आज ही बना के देनी। तो मैं अपने वर्कर को बोलूंगा यार एक काम करो, 8 घंटे तुम काम करोगे, 2 घंटे और रुक जाना आज। तो मैं बोलूंगा 2 घंटे का ओवर टाइम हो गया। ओवर टाइम का मैं अपने वर्कर को जितना भी पैसा दूंगा वो पूरा का पूरा पैसा मैं इसी कस्टमर के बिल में जोड़ूंगा, इसी कस्टमर के बिल में जोड़ूंगा। तो यही बात लिखी मैंने, अगर ओवर टाइम रिक्वेस्ट ऑन कस्टमर है, कस्टमर खुद बोले कि मेरे लिए आप अपने वर्कर को रोको और ज़्यादा काम कराओ, आई एम रेडी टू पे, तो हम बोलेंगे इसलिए उस खर्चे को हम जॉब कॉस्ट शीट में ही जोड़ेंगे। जॉब कॉस्ट शीट मतलब कस्टमर के बिल में ही जोड़ेंगे। दूसरा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर की रिक्वेस्ट नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर की रिक्वेस्ट नहीं है कि आप ज़्यादा काम करिए, लेकिन हमारे पास ऑर्डर ही इतने आ रहे हैं, हमारी दुकान में ऑर्डर ही इतने आ रहे हैं कि भाई साहब जितने 8 घंटे की ड्यूटी में काम पूरा होता ही नहीं है। इसलिए मैं हम सब वर्कर को क्या बोलते हैं, सारे वर्कर 2-2 घंटे और काम करके जाएंगे एक्स्ट्रा ओवर टाइम। तो हमने बोला भैया ये तो हमारे नॉर्मल इन नेचर है, हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि 8 घंटे में काम पूरा ही नहीं होता। तो जनरल प्रेशर है आउटपुट को बढ़ाने के लिए, नॉर्मल इन नेचर है। तो हम बोलेंगे अगर नॉर्मल नेचर है तो फिर हम जॉब कोशिट मतलब ये अल्टीमेटली जो भी ओवर टाइम का पैसा है, जो भी हम सामान बेचेंगे कस्टमर्स को, अलग अलग कस्टमर को, उन्हीं के बिल में सूटेबल बेसिस पे ऐड कर देंगे। सूटेबल बेसिस मतलब मान लीजिए हमने 4 प्रकार की चेयर्स बनाई ना, हमने 4 प्रकार की चेयर बनाई और 4 प्रकार की चेयर बनाने में हमारा ओवर टाइम का प्रीमियम लग गया जी 5,000 रुपये। तो हम बोलेंगे जब ये बिकने जाएंगे ना 4 प्रकार की चेयर्स, तो ये 5,000 रुपये इन चारों पे बांट दो, थोड़े थोड़े सूटेबल बेसिस पे, या तो नंबर ऑफ यूनिट पे बांट दो या जितने जितने घंटे काम किया उस बेसिस के ऊपर बांट दो। कहने का मतलब है जितना भी ओवर टाइम प्रीमियम है वो जितना भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके ऊपर डिवाइड करके और डिस्ट्रीब्यूट करके सूटेबल बेसिस पे आप कस्टमर से ही रिकवर कर लो। तो ये बात यहाँ पे हो गई। लास्ट पॉइंट आता है कि सर अगर हमारी दुकान के अंदर हम सामान बना रहे थे, हमारी गलती के कारण समय ज़्यादा लग रहा था, हम बीच में व्हाट्सअप फेसबुक चलाने बैठ गए फ़ोन पे, जो 8 घंटे का काम था उसको 10 घंटे में किया हमने, हमारी गलती थी क्योंकि हम बीच में टाइम को खराब कर गए, हम ऐसे सो गए बीच में। हमने बोला अब नॉर्मल रीजन, अब नॉर्मल रीजन मतलब हमारी केयरलेस वर्किंग के कारण अगर समय ज़्यादा लगा है काम करने में, तो फिर उसका खर्चा कॉस्टिंग P&L में लिखोगे, कॉस्ट शीट में नहीं लिखोगे। कंपनी अपने खर्चों की लिस्ट में लिखेगी, वो कस्टमर के बिल के अंदर नहीं लिखेगी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि ओवर टाइम प्रीमियम जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए, तो आपको ये क्योज और फिर इधर ये जो है ट्रीटमेंट आपको लिखना है। अब आ जाते हैं लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस लेबर कॉस्ट। 15 के बाद पॉइंट नंबर 16 लिखेंगे सब लोग। 16 पॉइंट नंबर, 16 पॉइंट नंबर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस लेबर कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, या इसको CTC भी बोलते हैं। CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी। CTC भी बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी CTC। आपसे पूछते ना कि आपका क्या पैकेज है, लोग बताते हैं मेरा 8 लाख का पैकेज है, मेरा 10 लाख का पैकेज है। तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि पैकेज निकलता कैसे है। आइए जनाब, पैकेज निकलता कैसे है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे छोटी सी,
पैकेज निकलता कैसे, देखो यहां लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स और यहां लिखेंगे रुपीस। वर्कर का पैकेज कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कम, एक आदमी जब कंपनी में काम करता है तो कंपनी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रुपए के खर्चे होते हैं। आइए सबसे पहले हम उसको देते हैं बेसिक वेजेज। हालांकि इनकम टैक्स में जरूर पढ़ा होगा सैलरी वाले चैप्टर में आपने, अगर आपने वो लेक्चर देख लिए हैं तो। बेसिक वेजेज जितना होगा वो जोड़ो, प्लस डीए जितना है वो जोड़िए, प्लस अदर अलाउंसेस जितने भी हैं वो जोड़िए, प्लस बोनस वो जोड़िए, प्लस अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उसको कमीशन वगैरह भी देते हैं वो जोड़िए, प्लस लिव विद पे वो जोड़िए, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, ईएसआई, ईएसआई, ग्रेचुटी या फिर कोई भी अदर फंड हो, जितना भी एम्प्लॉयर देता है वो सारा आएगा, प्लस फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स बेनिफिट्स वो जोड़िए। इसी का नाम होगा टोटल ग्रोस वेजेज फॉर नॉर्मल टाइम, फॉर नॉर्मल टाइम। इसमें जोड़िए ओवर टाइम, अगर उसने ऑफिस में ज़्यादा रुका है तो और जोड़िए इसमें ओवर टाइम। ये आएगी ग्रोस वेजेज, ग्रोस वेजेज। देखो ऐसे निकलती है सैलरी, जब हम नौकरी करने जाते हैं ना तो ऐसे हमारी सैलरी बनती है। कंपनी वाले ऐसे सैलरी बना के देते हैं कि भाई आपको क्या क्या चीज़ों के बेनिफिट्स मिलेंगे, कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा कंपनी का अगर आप कंपनी में काम करते हो। ये जो लिस्ट बनाई है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाई है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा चलो अब एक छोटी सी बात पूछता हूं, पहले इसको पूरा लिखो। ये ध्यान रखना, इसमें नॉर्मल टाइम को हाईलाइट करके रखना। ये पेमेंट जो है वो नॉर्मल टाइम मतलब जितने घंटे ऑफिस में रुकना चाहिए था हमको उतने ही घंटे का है। फिर अगर ज़्यादा घंटे रुके हैं ऑफिस में तो ओवर टाइम अलग से मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ सब बच्चे, अगर मैंने आपको बोला कि किसी ने आदमी को किसी आदमी ने बताया कि मेरा 10 लाख का पैकेज है, तो क्या उसको कैश 10 लाख मिलते हैं क्या? अगर किसी ने बोला कि मेरा इस कंपनी में 10 लाख का पैकेज है, तो क्या उसकी जेब में 10 लाख रुपए जाते हैं क्या? मतलब कैश, हार्डकोर कैश 10 लाख जाती है क्या? नहीं सर। अगर 10 लाख का पैकेज है ना तो उसमें कुछ पैसा कट हो जाता है। कट कैसे कैसे हो जाता है? कुछ पैसा उसको पीएफ में जमा कराना पड़ता है, ईएसआई में जमा कराना पड़ता है, कुछ इसको इंस्टॉलमेंट चलती हैं, कुछ इसको एडवांस ले रखा होता है, तो वो कट पट के उसको पड़ता है लगभग 8 लाख रुपए। ऐसा ही तो होता है। पैकेज होता तो ज्यादा है लेकिन मिलता कम है, बोलते हैं ना कुछ पैसे कट जाते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा 8 लाख का पैकेज है, मान लीजिए ये 8 लाख का या मान लीजिए 10 लाख का पैकेज है, तो हमने बोला 10 लाख रुपए हमको मिलेंगे नहीं, कंपनी ने 10 लाख का पैकेज बना के दे दिया। मान लीजिए इसका जोड़ सारा का सारा 10 लाख रुपए आ गया, कंपनी ने जोड़ 10 लाख का बना के दे दिया।
मेरे को बताओ, क्या इस 10 लाख रुपए के अंदर ये जो एम्प्लॉयर है ये कुछ पैसा एम्प्लॉय के बिहाफ पे जमा कराता है? थोड़ा बात को समझना, बात को देखो। क्या होता है कि हमारे भारत सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है। रूल क्या बनाया हुआ है कि अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए राम नाम का एम्प्लॉय काम करता है इधर, तो ये कंपनी वाले खुद अपनी जेब से कुछ पैसा इस एम राम के नाम से गवर्नमेंट के खाते में जमा कराएंगे। और वो गवर्नमेंट के खाते कौन से हैं? ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। भैया कल को इसको कुछ लग वग जाए तो इसका इंश्योरेंस करा के रखो। पीएफ, प्रोविडेंट फंड, जब ये रिटायरमेंट होएगा तो उसको कुछ पेंशन वगैरह बन जाए। ग्रेचुइटी फंड, तो कुछ ग्रेचुइटी का अमाउंट भी जमा कराइए। कोई अदर फंड। तो कहने का मतलब ये है, भारत सरकार ने कुछ रूल बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं कि अगर कंपनी के अंदर आपका कोई एम्प्लॉय काम करता है तो कंपनी वालों तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम इस एम्प्लॉय के बिहाफ पे गवर्नमेंट के खाते में कुछ पैसा जमा कराओगे। है वो इसी का, राम का पैसा कमाएगा राम, लेकिन तुम ही अपने आप जमा कराओगे, इसके नाम का मिलेगा इसी को। तो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए 10 लाख का पैकेज है, 10 लाख के पैकेज में से 1 लाख रुपए इधर जमा कराने पड़ेंगे, तो बताओ एम्प्लॉय को कितने लाख रुपए मिलेंगे? फिर कैश कितना मिलेगा एम्प्लॉय को? 9 लाख रुपए मिलेंगे। क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी तो 10 लाख थी, लेकिन 10 लाख मिलेगी नहीं। उस 10 लाख में से 1 लाख रुपए गवर्नमेंट के खाते में ये कंपनी वाले ही जमा करा देंगे, और ये 1 लाख रुपए मिलेंगे इसको रिटायरमेंट पे। लेकिन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उसको बीच बीच में सिर्फ कैश मिलेगा, और वो भी कम मिलेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भैया अगर मेरा पैकेज 10 लाख रुपए है, ये क्वेश्चन ने ये वाला जोड़ 10 लाख रुपए दे दिया है, तो कैश कितना मिलेगा? तो हम बोलेंगे देखो कैश मिलेगा तो इस 10 लाख रुपए के अंदर से कुछ घटाना पड़ेगा। क्या क्या घटाना पड़ेगा? देखो, एक तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, वो कैश में नहीं होते हैं। एम्प्लॉयर गाड़ी दे देता है, कभी कभार कार दे दी यूज करने के लिए, फोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, तो वो कैश थोड़ी ना है, वो तो काइंड्स है। तो कैश थोड़ी ना मिला, वो तो अदर बेनिफिट्स मिले, तो उसका पैसा भी क्या करना पड़ेगा? 10 लाख में से घटाना पड़ेगा। होटल दे दिया उसको रहने के लिए, भैया रह लो तुम, तो होटल का खर्चा भी इस 10 लाख में से घटाना पड़ेगा, कैश थोड़ी ना मिलेगा उसको। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर है ये, कैश कितना मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 16 के बाद 17 पॉइंट नंबर 17 पॉइंट नंबर लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश पेबल टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को नेट कैश कितना मिलेगा? नेट कैश कितना मिलेगा? तो आइए लास्ट टेबल बनानी है। इधर लिख दीजिएगा पर्टिकुलर्स, इधर लिख दीजिएगा रुपीस। हमने बोला भाई सबसे पहले लिखिए ग्रोस वेजेज, सीटीसी जिसको बोलते हैं, जो अभी अभी 10 लाख रुपए की बात कर रहा था मैं, है ना। तो ये जितना भी होगा, मान लीजिए लेट से 10 लाख, 10 लाख की उसकी सैलरी अभी भी बनाई थी, इसमें से कुछ पैसे कट जाएंगे उसके। कितने कटेंगे? सबसे पहले उसका कटेगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी या फिर अदर फंड। जितना भी वो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कराएंगे उतना पैसा उनके खाते से कट जाएगा। और क्या क्या कटेगा सैलरी से? और अगर उसने कोई लोन ले रखा है तो इंस्टॉलमेंट भरी जाएगी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। और क्या क्या कटेगा 10 लाख में से? नॉन कैश बेनिफिट्स
और क्या क्या मिलेगा, उसका टीडीएस कट जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, भारत सरकार उसका टैक्स काट लेगी। और भी अदर कोई डिडक्शन हो, इफ एनी, तो उसके इतने पैसे कट जाएंगे। लास्ट में जो बचेगा वो बनेगा नेट कैश पेबल टू वर्कर। इतना पैसा वो मिलेगा जो उसकी अपनी धर्मपत्नी के हाथ में लास्ट में वो रख देगा, जैसे ही कमा के लेके जाएगा वो अपनी धर्मपत्नी को दे देगा। जब रिश्ता हुआ था तो पैकेज बताया गया था 10 लाख, लेकिन जब नौकरी के बाद में उसकी धर्मपत्नी आएगी तो ये पैसे कट के मान लीजिए वो बनेगा 7 लाख, 3 लाख रुपए कट गए। तो मेरे को बताओ इसकी धर्मपत्नी खुश हो जाएगी या दुखी होएगी? शादी से पहले पैकेज बताया 10 लाख का, मिलता है साले को 7 लाख ही। तो आप कैसे समझाओगे अपनी धर्मपत्नी को कि भाग्यवान, जो पैकेज है वो 10 लाख ही है, कंपनी मुझे 10 लाख के ही बेनिफिट दे रही है, लेकिन कैश 10 लाख नहीं देती है। कैश में कुछ पैसा मैं गवर्नमेंट में जमा करा देता हूँ, कुछ मैंने लोन ले रखे हैं, तेरे लिए हार लिया मैंने गले का, उसके लिए लोन लेना पड़ गया मुझे, कुछ नॉन कैश फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह कंपनी वालों ने दे रखे हैं, कुछ टैक्स कट जाता है, कुछ अदर डिडक्शन हो जाती हैं, इस प्रकार मुझे 7 लाख रुपया ही मिलता है। लो जी, ये लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाएंगे। बुक ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, आओ जनाब। आ जाओ जी, आ जाओ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 98 से शुरू हो जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सब बच्चे अपनी कॉपी में ओपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेडी हैं भाई सब बच्चे? शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 से, अरे बोलो भक्तो। यस सर। ओके जनाब, आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट करनी है अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई। दो आदमी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी अर्निंग निकालनी है। ऑल्सो कमेंट द लेबर कॉस्ट। अर्निंग का मतलब है सीटीसी, अर्निंग का मतलब है सीटीसी, कंपनी को कितने रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। फिर वो घर कितने के लेके जाता है, वो होता है नेट कैश पेबल। पैकेज 10 का, घर पे 7 लेके जाता है। इस क्वेश्चन में सीटीसी पूछा है, कंपनी को कितना खर्चा पड़ेगा, कॉस्ट टू कंपनी कितनी पड़ेगी। तो आज जाओ जनाब, कौन से प्लान से निकालना है। बोला स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। हमने बोला भाई देख, तू तो काम करेगा ना, वो 20 यूनिट बन जानी चाहिए 1 घंटे में। 20 यूनिट बनेगी, 20 चेयर बनेगी 1 घंटे में। नॉर्मल टाइम रेट 1 घंटे में तेरे को 30 रुपया देंगे हम। डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड। अगर तूने 80% एफिशिएंसी से काम किया
सॉरी 80% देंगे पीस रेट का अगर तूने बिलो स्टैंडर्ड काम किया। बिलो स्टैंडर्ड का मतलब है 100% की एफिशिएंसी से कम अगर काम किया तो तेरे को 80% का ही पेमेंट करेंगे। और अगर तूने अबोव स्टैंडर्ड किया, एट और अबोव स्टैंडर्ड मतलब 100% एफिशिएंसी से ज़्यादा काम किया तो तेरे को 120% वो पीस रेट देंगे। ध्यान रखना पीस रेट दिया है और पीस रेट दिया है। आपको बताना है अगर 8 घंटे में एक्स वर्कर ने 140 यूनिट बनाई और वाई वर्कर ने 165 यूनिट बनाई है तो इनकी अर्निंग बताइए। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना था आपको। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको यही तो निकालना है कि एक वर्कर अगर हमारे यहाँ पे काम करता है तो हम उसको कितने रुपए देंगे, कितना रुपए का बोनस देंगे, क्या चीज देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है, कोई स्लैब रेट नहीं लगानी आपको। क्वेश्चन ने खुद ही स्लैब रेट बता दी है कि 80% पीस रेट देंगे बिलो स्टैंडर्ड वाले को, 120% पीस रेट देंगे अबो स्टैंडर्ड वाले को। तो इसका मतलब हमको ये करने के लिए सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी वर्कर्स की एफिशिएंसी कितनी है। अगर एफिशिएंसी के बेसिस पे ही हम ये सवाल को सोल्व कर देंगे। तो आइए बच्चों लिखिएगा सॉल्यूशन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और दो वर्कर हैं तो टेबुलर फॉर्म में मैं करवाना पसंद करूंगा। एक वर्कर है एक्स, एक वर्कर है वाई, टेबुलर फॉर्म। लगभग सारे क्वेश्चन हम टेबल बना के ही किया करेंगे। और कॉलम थोड़े बड़े रखना, कैलकुलेशन दिखानी है मुझे इसके अंदर, तो जितने कॉलम मैं बना रहा हूं उतने उतने बना लेना। पर्टिकुलर्स, ठीक है। आइए जनाब सबसे पहले का क्या काम करते हैं। सबसे पहले देखो, क्योंकि क्वेश्चन है पीस रेट का, पीस रेट का, और हमको क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है टाइम रेट का। टाइम रेट मतलब 1 घंटे काम करेंगे तो 30 रुपए मिलेंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं अगर 1 यूनिट काम करें तो कितने रुपए मिले। ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पीस रेट में। एक काम तो ये हो गया, ओके। दूसरा काम, दूसरा काम हमने बोला भाई तुमने 140 यूनिट बनाई है और इसने 165 यूनिट बनाई है। कितने घंटे में, 8 घंटे में। हम ये जानना चाहते हैं तुमको बनानी कितनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था, बनानी कितनी चाहिए थी, 8 घंटे में बनानी कितनी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट, कितना आउटपुट इन लोगों को बनाना चाहिए था 8 घंटे में। तो क्वेश्चन ने बोला था 1 घंटे में 20 बननी चाहिए, 1 घंटे में 20 यूनिट बननी चाहिए। तो 8 घंटे में कितनी बननी चाहिए थी। तो क्या लिखूंगा, देखो मैं यहां पे लिखूंगा 20 यूनिट है वो 1 घंटे में बननी चाहिए थी। तो भक्तों 8 घंटे में कितनी बननी चाहिए थी, 8 दूनी 16, 160 यूनिट बननी चाहिए थी। इसके लिए भी 20 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 8, 160 यूनिट्स बननी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल आउटपुट इन 8 आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट इन 8 आवर्स, ये यहां पे भी 8 आवर्स लिख देना। 8 घंटे में बनी कितनी, इसने तो 140 यूनिट्स बना दी और इसने 165 यूनिट्स बना दी। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे एफिशिएंसी है एक्स वर्कर की वो 100% से कम आएगी या 100% से ज्यादा आएगी। बननी चाहिए 160, बना दी 140, कब आएगी सर? 100 से क्या आएगी, कम आएगी। कम आएगी तो अब फॉर्मूला क्या बनाऊं, एफिशिएंसी का एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। 140 डिवाइड 160 मल्टीप्लाई 100। देखो जरा कैलकुलेटर में कितने परसेंट की एफिशिएंसी आई। 140 160 मल्टीप्लाई 100, इसकी एफिशिएंसी आई 87.5% की। दूसरे वाले भाई साहब की 165 160 मल्टीप्लाई 100, इसकी 100 से ज्यादा आएगी, 103.125%। तो सबसे पहले हमने टेबल के अंदर क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली।
पहली टेबल कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी टेबल क्या बनाऊंगा मैं? अब मुझे ये डिसाइड करना है कि एक यूनिट का कितना रुपया देंगे। तो क्या क्वेश्चन ने क्या दिया गया है मुझे? टाइम रेट क्वेश्चन ने दिया है। तो मैं लिखूंगा पीस रेट। पीस रेट इक्वल टू टाइम रेट डिवाइड बाई, अब क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 1 घंटे में 20 यूनिट, तो सीधा ही लिख देता हूं पीस रेट इक्वल टू, हमने बोला देखो 30 रुपए मिलेंगे 1 घंटे में फॉर 1 आवर, और आपको इस 30 रुपए के अंदर 20 यूनिट्स बनानी पड़ेंगी इन 1 आवर। तो 30/20 करोगे तो कितने रुपए आ जाएंगे? 30 रुपए मिलेंगे अगर तुम 20 यूनिट बना देते हो तो एक यूनिट का हो गया 1.5 रुपए पर यूनिट। 30 रुपए मिलेंगे 20 यूनिट अगर तुम बना देते हो, तो इसका मतलब एक यूनिट का मिलेगा 1.5 रुपए। फिर मैं निकालूंगा टोटल अर्निंग। एक्स वर्कर की कैसे निकालूंगा? इसने बनाई है 140 यूनिट्स, एक यूनिट का मिलेगा ₹1.5 पर यूनिट, लेकिन क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 100 से कम है, बिलो स्टैंडर्ड है, तो इसको 80% ही मिलेगा, इसको 80% पेमेंट ही मिलेगा। फिर आता है वाई वर्कर, इसने बनाई है 165 यूनिट्स, एक यूनिट का है 1.5 रुपए पर यूनिट, लेकिन क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है, अबोव स्टैंडर्ड है, तो इसको मिलेगा 120%। 120%। तो दोनों लोगों की सैलरी निकाल लेते हैं। 140 मल्टीप्लाई 1.5 गुणा 80%। पहले वाले का सैलरी आया है 168, दूसरे वाले का आएगा 165, 1.5, 120, 297 रुपए। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो ऐसे आपको सवाल करने हैं जिसके अंदर डेटा आपको दे रखा होगा, उस डेटा को पढ़ के आपको यह पता लगाना है कि टोटल वेजेस मैं कैसे निकाल सकता हूं। आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये प्लान नहीं बताएगा, प्लान का सिर्फ नाम बताएगा कि हाल से है, रोवन है, कौन सा है, तो आपको वो प्लान आपको खुद याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, आप में से अगर मैं पूछूं कि भाई ये जो डिफरेंशियल पीस रेट वाला है 80% वाला और 120% वाला, ये कौन सा प्लान था? कॉपी में देखो जरा, ढूंढो कि ये 80% और 120% है, क्या ये टेलर का प्लान नहीं था क्या? वो टेलर का प्लान था पीस रेट का। देखो जरा, मैं दिखाता हूं आपको, टेलर का प्लान था ये। हमने देखो प्लान जो लिखे थे वहां पे देखना जाके, ये देखो टेलर का प्लान था। टेलर ने क्या बोला? 2 ही प्रकार के वर्कर होते हैं, अगर आपकी एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड है, 100 से कम है, या 100 से ज्यादा है, तो 80% या फिर 120% आपको मिलेगा, जो भी आपका नॉर्मल पीस रेट चलता है ना। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये पहली वाली जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई थी, देखो ये प्लान लिखवाए थे आपको, पहले वाले थे ये टाइम के अनुसार थे, ये वाले थे आपके पीस रेट के अनुसार थे, और ये डिफरेंशियल टाइम रेट और मिनिमम गारंटी के साथ टाइम प्लस पीस दोनों। तो टोटल 4, 2, 6, 7, 8 ही प्लान आपको ध्यान रखने हैं। ओके जनाब, पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है, दोनों का काम पूरा हो गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कई बातें पूछी गई हैं। XYZ 3 वर्कर हैं हमारे पास में,
वर्किंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देयर आउटपुट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर 40 आवर वीक। 40 घंटे में इसने 96, 111, 126 यूनिट्स बनाई है। गारंटीड रेट है, गारंटी का मतलब इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। गारंटीड पर आवर है 10 रुपये, 1 घंटे के मिलेगा ही मिलेगा। लो पीस रेट 4 रुपये पर यूनिट है और हाई पीस रेट 6 रुपये पर यूनिट है। हाई टास्क डिसाइड कर दी है 100 यूनिट पर वीक। कंप्यूट करिए टोटल लर्निंग ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान रखना, लेबर कॉस्ट पर यूनिट पूछा है अंडर टेलर प्लान, मैरिक प्लान और गैंट टास्क बोनस प्लान। मतलब सवाल एक ही है, इसको 3 बार करना है, 3 प्लान के साथ में करना है, 3 प्लान के साथ में करना है। एक बात बताओ सारे बच्चे, टेलर प्लान में आर्ली बेसिस चलता है या यूनिट बेसिस चलता है? अभी अभी बताया भी है मैंने आपको। हार्ली। टेलर प्लान के अंदर यूनिट बेसिस चलता है, यूनिट बेसिस। मैरिक प्लान में भी यूनिट बेसिस चलता है और गैंट टास्क प्लान में बोथ चलता है, टाइमली भी चलता है और पीस रेट भी, दोनों का मिक्सअप वर्जन था। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 3 वर्कर हैं और 3 बार ये सवाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कॉमन टेबल बना लेते हैं। उस कॉमन टेबल में कॉमन कैलकुलेशन कर लेते हैं, मतलब एफिशिएंसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। सॉल्यूशन में लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। एक वर्कर एक्स है, एक वर्कर वाई है, एक वर्कर जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो टाइम बेसिस पे करेंगे या तो यूनिट बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है कि हाई टास्क कितना डिसाइड कर दिया, स्टैंडर्ड कितना सेट कर दिया हमने, 100 यूनिट सेट कर दिया है। 40 घंटे में 100 यूनिट बनानी है। और जिसने नहीं बनाई, जिसने कम बनाई, उसकी एफिशिएंसी कम आएगी। तो यहां लिख देना आप स्टैंडर्ड आउटपुट 40 आवर्स डिसाइड कर दिया है 100 यूनिट्स, इसके लिए भी 100 यूनिट्स, इसके लिए भी 100 यूनिट्स, 100 यूनिट डिसाइड कर दिया है। एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया, एक्चुअल आउटपुट बनाया है 96 यूनिट्स, 111 यूनिट्स और 126 यूनिट्स। एफिशिएंसी, अब आपको खुद को ही पता लग जाना चाहिए कि एफिशिएंसी किसकी 100 से कम आएगी, किसकी 100 से ज़्यादा आएगी। तो कैसे निकालूंगा, 96 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 96% आएगी। यह आ जाएगा 96%। 111 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 100, इसकी आएगी 111%। 126 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 100, इसकी आएगी 126%। तो एफिशिएंसी हमने तीनों की निकाल ली है। तीनों की निकाल ली एफिशिएंसी हमने। अब सबसे पहले क्या करेंगे, टेलर प्लान से तीनों लोगों की सैलरी निकाल लेते हैं, फिर मैरिक प्लान से तीनों की निकाल लेंगे, फिर गैंट टास्क से तीनों की निकाल लेंगे। तो पहले एक टेबल और दूसरी टेबल बनाएंगे इसमें, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज, टोटल वेजेज ब्रैकेट में टेलर प्लान, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज ब्रैकेट में लिख लेंगे टेलर प्लान। एक्स वाई और जेड। ठीक है, पर्टिकुलर्स। टेलर प्लान के अंदर हमको पीस रेट चाहिए होता है, पीस रेट। तो हमने बोला भैया एप्लीकेबल पीस रेट
किसको कितना मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर पीस, एक तो आर्ली रेट भी दिया गया है 10 रुपये 1 घंटे के, लेकिन आर्ली रेट थोड़ी ना चाहिए हमको, तो पीस चाहिए। तो यहाँ पे लो पीस रेट 4 रुपया है और हाई पीस रेट है आपका 6 रुपया। दो प्रकार के पीस रेट आपके पास में है। अब हमने क्वेश्चन के अंदर नोट लिखवाया कि जब आपके पास में दो पीस रेट हो ना, एक लो पीस और एक हाई पीस, तो हाई वाले को ही नॉर्मल मानेंगे आप, नॉर्मल। तो हमने बोला भाई देखो 6 रुपये तो है ही है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी 96% है, तो इसको 6 रुपये नहीं मिलेगा, इसका 80% ही मिलेगा। जो लो टेलर प्लान बोलता है कि या तो 80% मिलेगा या 120, तो 6 का 80% ही इसको मिलेगा 1 यूनिट का, मतलब 4.8 रुपये ही 1 यूनिट के इसको मिला करेंगे। दूसरे वाले भाई साहब की एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, 100 से ज़्यादा है, इसको 120% मिलेगा। तो 6 का 120% मतलब इसको मिलेगा 7.2 रुपये पर यूनिट, 7.2 रुपये पर यूनिट। और तीसरे वाले भाई साहब को मिलेगा 6 का 120%, इसको भी 7.2 रुपये पर यूनिट ही मिलने वाला है। मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। इस वाले भाई साहब ने 96 बनाई है, इस वाले ने 111 बनाई है, इस वाले ने 126 बनाई है जस्ट। तो यह आ जाएगी इनकी टोटल वेजेज। टोटल वेजेस तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 4.8 मल्टीप्लाई 96, इसने कमाए 460.08 रुपये। दूसरे वाले ने 7.2 मल्टीप्लाई 111, इसने कमाए 799.2 रुपये। और 7.2 मल्टीप्लाई 126, इसने कमाए 907.2 रुपये। ये आ गई टोटल वेजेज, बात खत्म। तो 1 यूनिट का ये कमाया है और टोटल में ये कमाया है। ये टेलर प्लान से निकल गया। अब आपका होमवर्क है, एक आपको मैरिक प्लान से निकाल के लाना है सेम टेबल बना के, और एक आपको गैन टास्क बनाना है सेम टेबल बना के। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं।